हाय गाइस, नमस्ते दोस्तों। तो मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। सबसे कहने का मतलब है कि 10-15 कहानियाँ होंगे, जो स्टोरीज होंगे, बहुत ही भयंकर स्टोरीज होंगे, जो कि मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। मैं खुद का अपने वॉइस से मैं बता रहा हूँ आपको। और स्टोरी कुछ डिफरेंट डिफरेंट, हर एक 5 स्टेप, सेकंड स्टेप तक, हर स्टेप पे चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम हो सकता है कि कुछ वीडियो कुछ लंबा जाए, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सफलता का रहस्य, ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ द सक्सेस। कुछ स्टोरी कहानियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार क्या है कि एक नौजवान लड़के होते हैं। शुरुआत से उन्हें पूछा सवाल का जो रहस्य होता है ना, रहस्य उनका क्या होता है। ठीक है। तो शुरुआत में उस लड़के ने कहा जाता है ना कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो, एक तालाब के किनारे मिलो। और फिर शुरुआत में जो जो नौजवान था ना, नौजवान उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा गया। ठीक है। जब वो आगे बढ़ते बढ़ते क्या पानी तक वो पहुंच गया था दोस्तों, तो तभी अचानक क्या होता है ना, अचानक होता है कि उस लड़के के सर पे पकड़ जाती, पानी में डुबा दिया जाता है। उसको उसको सर पे पकड़ के उसको जोर से उसको पानी में डुबा देता है। तो लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगता है दोस्तों। ठीक है। तो लेकिन शुरुआत में क्या है, ताकत लगाना पड़ता है, ताकतवर थे। और उसे जब तक वो डुबोए रखे, जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा दोस्तों, समझ रहे हैं। तो फिर शुरुआत में उसने क्या किया कि उसका सर का जो पानी जो बाहर निकाल दिया गया। और फिर बाहर निकालते ही वो जो चीज़ उस लड़के के सबसे सफल कहा जाता है ना, सबसे पहले ही वो हाफते हाफते तेजी से सांस लेने लगा, समझ रहे। और नुकारत कहा जाता है ना, नुकारत ने पूछा कि जब तुम वहां थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे। तो लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेने से कहा कि नुकारत ने कहा, यही कहा कि यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता की उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना ही तुम सांस लेना चाहते हो दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो वे तुम्हें सिर्फ मिल जाएगी, उसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। समझ रहे ना मेरा कहने का मतलब दोस्तों। जब आप सिर्फ कहा जाता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो चीजें चाहते थे, और वो मोर ऑफ्टन देन नॉट, समझ रहे हैं, तो चीजें हमेशा मिल जाती है। और जैसे छोटे छोटे जो बच्चे जो देख लीजिए ना, उन लोगों के पास क्या होता है ना कि ना पास्ट में जीते हैं, फ्यूचर में वो हमेशा प्रेजेंट के लिए जीते हैं, समझ रहे हैं। और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए, तो वो खाने के लिए कोई टॉफी चाहिए होती है, तो उनको पूरा ध्यान क्या होता है ना, पूरा ध्यान, उनकी पूरी शक्ति बस उसी की एक चीज पे पाने पे लगी रहती है, जब तक ऐस वो रिजल्ट, जब वो उस चीज को पा नहीं लेते हैं दोस्तों, समझ रहे ना। तो इसलिए सफलता पाने के लिए कहा जाता है ना कि फोकस बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और सफलता पाने के लिए जो चाहता है ना, जो चाहता है उससे इंटेंसिटी कहा जाता है ना, होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है। जब तक आप फोकस को इंटरेस्टिंग में पा लेते हैं, तो सफलता आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है दोस्तों। तो यही था एक सीक्रेट जो सक्सेस होता है ना, सफलता का रास्ता, जो मैं आपको बताया। जो कि पहला स्टेप खत्म हो गया, चलिए मैं दूसरा स्टेप बताता हूँ। एक पंचतंत्र की कहानियां मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। पंचतंत्र की जो स्टोरीज होती हैं, वो मैं आपको स्टोरीज बता रहा हूँ, कहानियां। मित्रों, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, अधिकांश क्या होता है ना कि बचपन में बाल बुद्धि एक साहस जो कुसंग्रह कहा जाता है, जो बनाने वाली जो पंचतंत्र जो होती है, जो प्रेरक और मनोरंजन कहानियां जो होती हैं, तो आवश्यक पड़ी होगी, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखी होती है। और उनकी कहानियां को हमारे देश में क्या लगभग सभी भाषाओं का अनुवाद हो चुका होता है। ठीक है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद को ही कारण को कहानियों को विश्व ख्यात भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पंचतंत्र की कहानियां मतलब हिस्टोरी, इतिहास में बहुत ही मान्यता दी गई है। ठीक है। तो पंचतंत्र की कहानियां कब और क्यों लिखी गई थी, इसके पीछे कुछ अत्यंत रोचक इतिहास है। कहते हैं ना कि प्राचीन काल में जो पाटलिपुत्रा, जो आज पटना के नाम से विख्यात है, समझ रहे, वो एक दूरदर्शक के नाम से अत्यंत गुणी राजा जो राज्य करता था। एक दिन उसका राजा ने किसी कवि को के द्वारा पढ़े जाते थे, और उन्हें श्लोक में सुने, जिनका भाव इस प्रकार था, शास्त्र के अर्थात ज्ञान का मानव जो वास्तविक होता है ना, वास्तविक नेत्र होता है। ठीक है। क्योंकि ज्ञान का द्वार हमारे समस्या का संसारों का एक भ्रमों का छेदन किया गया है। ठीक है। तो सत्य और तथ्य, समझ रहे, सत्य और तथ्य की परिभाषा को ज्ञान का माध्यम से संभव हुआ करता है। तो अपनी क्रियाओं को कहा जाता है ना, भावी परिणाम का अनुभव को केवल एक अपने ज्ञान के द्वारा ही लगा सकते हैं। और जीवन में कहा जाता है ना कि झूठा और घमंड और धन और संपत्ति का अहंकार और प्रभुत्व अर्थात सबको अपने अधीन को रखने की महत्वाकांक्षा को, अभितरण को, यानी कि सही और गलत बीच के अंतर का पहचानना, समझ रहे, इन चारों को में से एक का ही यदि आप शिकार बन गए हैं, तो जीवन में व्यर्थ होना पूरी, कहता ना, पूरी पूरी संभावना होती है दोस्तों।
तो और फिर चाहे वह चारों के एक साथ फिर क्यों ना कहना पड़े कि राजा ने जैसे ही श्लोक सुने तो तब उन्होंने नित्य क्रमांक का चलने वाले कभी भी शास्त्रों में पढ़ने वाले पुत्र को ध्यान में आया, तब वो अत्यंत विचलित होकर सोचने लगे थे। विद्वान में कहना है कि संसार में उसी का जन्म लेना सफल होता है जो अपने सुकर्मों के द्वारा अपने वंश को उन्नत मार्ग पर ले जाता है। अन्यथा परिवर्तनशील संसार जो कहा जाता है ना, संसार के लोग बार बार जन्म लेकर ही मृत्यु के शिकार बनते रहते हैं। तो दूसरे को शुक्र कहा जाता है ना, मूर्खों के पुत्रों की एक गुणी पुत्र जो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह अपने कुल का उदाहरण बनता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि वह एक अकेला चंद्रमा जो रात्रि में, समझ रहे ना, रात्रि में अंधकार होकर दूर करता है, और जबकि वह काम आकाश का स्थित जो अग्निगिनता तारे को नहीं कर पाते हैं। अब जब राजा का दूरदर्शन केवल इसी चिंता में घुलने लगा तो कैसे वो अपने पुत्र को गुणवत्ता को बनाए, क्योंकि वे माता पिता जो कहते हैं ना, अपने बच्चे को शिष्य के शुभ अवसर पर उपलब्ध नहीं करवाते हैं। वो अपने बच्चे को शत्रु हुआ करते हैं, क्योंकि बड़े होने पर उसे बच्चों को समझ में कोई भी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। जैसे कि हंसों ने सभा को बुंगलों में सम्मान कहा था, और दूसरे चाहे वो कोई व्यक्ति कितना भी हो, रूप हो और क्यों ना हो, और उसका कुल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, यदि वो ज्ञान शून्य हो तो समाज के आधार पर पात्र का नहीं बन पाता है। जैसे कि बिना सुगंधी वाले जो टिश्यू जो होते हैं ना, पुष्प देवालय की प्रतिमा को श्रृंगार नहीं बन सकते हैं। चिंता तो वैसे भी दुखी मन को कहा जाता है कि बावजूद राजा ने भी एक निश्चय कर लिया था कि अब भाग के सहारे बैठना ठीक नहीं होगा दोस्तों, और इस केवल एक पुरुष का करना होगा कि उसे बिना समस्या के गवाए पंडितों को एक सभा बुलवाई, और उस सभा में आए पंडितों को अत्यंत संपूर्ण पूर्व संबंधित कहा जाता है ना, संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने कोई भी एक धैर्यशाली जो कहता है विद्वान को, जो मेरे कर्म गर्मों के शस्त्रों और विमुखों को पुत्रों को निशास्त्र के द्वारा सम्मार्ग पर लाकर उनका जन्म सफल बना सके। तो उन्होंने यही कहा था कि समान मित्रों का विधान कहा जाता है। ठीक है, मित्रों का कहा जाता है ना, विद्वानों को उस सभा का जो विष्णु होता है ना, विष्णु शर्मा नाम था एक महापंडित को समझ थे, जो नीति शास्त्र के तत्व थे। उन्होंने गुरु बृहस्पति की भांति कहा जाता है, उन्होंने प्रतिभाट उठ खड़ा हुआ था। उन्होंने कहने लगा कि रंजन जो होता है ना, रंजन आप एक राजा पुत्र के महान कुल जन्मे हैं, और मात्र 6 महीने में उन्होंने नीति शास्त्र पढ़ लिया था, और उनके जीवन बदल सकता हूँ। और यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होकर राजा बोले कि एक कीड़ा भी जब पुष्प कहा जाता है ना, 7 सज्जनों का मस्तक पे शोभा बन सकता है, तो वो महान व्यक्ति जामुन को अपनी पत्नी को खिलाया। ठीक है, पत्नी को खिलाया, और स्वादिष्ट जामुन को खाने के बाद उसने सोचकर रोजाना एक ऐसे मीठे फल खाने के लिए
दिल में खूब मीठा हुआ। ठीक है, कहने मतलब ऐसा मीठा फल खाने वाले को दिल में भी खूब मीठा होने लगा और अपने पति से उसने बंदर को दिल लाने की जिद कर दी। तो पत्नी के हाथों से मजबूर होकर क्या कहते हैं, मगरमच्छ ने भी एक चाल चली। बंदर ने कहा कि उसकी भाभी को मिलना चाहती है, तो इसलिए वह उसकी पीठ पर बैठ जाओ ताकि मैं सुरक्षित उसके घर पहुंचा जाऊं। तो बंदर भी अपने मित्र के बात पर भरोसा कर पेड़ से नदी पर कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। और जब वो नदी के बीचों बीच पहुंचा ना, तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है, उसे भेद खोल दिया। समझ रहे हैं, उन्होंने भेद अपना खोल दिया कि क्या बात है। तो भेद खोला कि उसने पत्नी ने दिल खाना चाहती है आपका। ठीक है, तो बंदर ने धक्का लगा और अपने आप को धैर्य नहीं खोया और तत्पट से बोला, ओह तुमने तो यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैंने तो अपना जो दिल होता है ना जामुन के पेड़ पे ही खोखले में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले जाओ ताकि मैं अपने दिल को लाकर अपनी भाभी को उपहार देकर उसे खुश कर सकूं। तो मूर्ख मगरमच्छ कहा जाता है ना कि बंदर को जैसे ही नदी के किनारे ले गया तो बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पे छलांग लगाई और क्रोध से भरकर बोला, अरे मूर्ख, दिल के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है ना, दिल के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। जहाँ आज तेरी और मेरी दोस्ती एकदम समाप्त एंड हो गई है, खलास हो गई है। मित्रों, बचपन में पढ़ी गई कहानी कहा जाता है ना कि आज भी मुसीबत का क्षण धैर्य रखने के लिए प्रेरणा देती है, ताकि हम कठिन से कठिन डर तक मुकाबला कर सकें और दूसरे मित्रों का संदेह को सम्मान कर सकें। इस कहानी से क्या आपको प्रेरणा मिली आप समझ सकते हैं। तो चलिए एक और स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। बड़े की कील। कहा था ना, बहुत समय पहले बहुत गांव में एक लड़का रहता था और बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बातों पर अपना आपको खो बैठता था। लोग भरा बुला भी कह देते। उसकी बात को आदत से परेशान होकर दिन में उसके पिता पे किलो में भरा हुआ एक थैला दिए और कहा कि आज जब भी तुम्हें गुस्सा आ जाए तो इस थैले से एक कील निकाल लेना और बड़े में ठोक देना। पहले ही दिन उस लड़के ने 40 बार गुस्सा किया। ठीक है, तो इतना कीले बड़े बड़े ठोक दिए। धीरे धीरे कीलों की संख्या जो है ना घटने लगी। उसने लगा कि कील ठोकने से उतनी मेहनत जो है ना करने से अच्छा है कि अपने क्रोध को काबू किया जाए। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से को क्या ना बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन एक बार भी टेम्परेचर नहीं लॉस किया। समझ रहे, टेम्परेचर को नहीं लॉस किया। कहने मतलब जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर से एक काम दे दिया और उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो उस बड़े से कील से निकाल देना। लड़के ने उसे ऐसे ही किया और बहुत बहुत समय बाद वो दिन में आ गया जब लड़के ने बड़े लगी तो आखिरी कील को निकाल दिया और अपने पिता को खुशी की बात बताई। तब पिताजी उसके हाथ पकड़कर उसे बड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम बड़े होकर छेदों को देख पा रहे हो। अब वो बड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसे वो पहले था। अब तुम क्रोध के कुछ भी कहते हो शब्द को उसी तरह से सामने वाले भी व्यक्ति भी गहरे घाव के छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार टेम्परेचर लॉस करने से पहले सोचिए, क्या आप भी उस बड़े को किले को ठोकना चाहते हैं। वाह भाई, आप कहानी की तो पेन आप समझ गए होंगे। चलिए एक और कहानी में एक लेकर आया हूँ आपके सामने, विजेता मेढक। विजेता मेढक का मैं बहुत समय पहले क्या एक बात है कि एक सरोवर में कहा जाता है ना बहुत सारे एक मेढक रहते थे। सरोवर के बीच में एक बहुत पुराना एक धातु एक खंभा भी लगा रहता था, जिसे वो सरोवर को बनाने वाले कहते राजा का लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह से बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेढक के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाया जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगिता को खंभे में चढ़ाना होगा, जो कि सबसे पहले ऊपर पहुंच जाए वही विजेता माना जाएगा। रेस का एक दिन आया, पहुंचा। चारों तरफ से एक भीड़ थी। आसपास कहा जाता ना कि इलाकों में कई मेढक रेस में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मोहल्ले के सरगर्मी थी, हर तरफ से शेर ही शोर था। रेस शुरू हो गई, लेकिन खंबे में देखकर भीड़ एकत्र हुई कि किसी मेढक को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेढक जो है ना ऊपर तक पहुंच पाए। हर तरफ यही सुनाई देता कि अरे यह बहुत ही कठिन है, वो अभी रेस को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। सफलता को कहा जाता है ना कि सवाल यही नहीं है दोस्तों, इतने जितने खंबे पर चढ़ ही नहीं जा सकते हैं वही यही हो रहा था कि जो कि मेढक की कोशिश करता था वो थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता था। कई मेढक तो 2-3 बार गिरने के बावजूद भी अपने प्रयास में लगे हुए थे। समझ रहे हैं, कई मेढक छलांग मार मार के भी गिर जा रहे थे, लगे हुए थे लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे थे। समझ रहे हैं, तो एक भीड़ में क्या कहा था ना कि अभी
अभी भी चिल्लाया जा रही थी, यही नहीं हो सकता है। असंभव को उत्साहित मेढक ने यह सुन सुनकर हादसा हो गए और अपने प्रयास को छोड़ दिया उन्होंने, समझ रहे हैं। तो लेकिन उसी मेढकों के बीच एक छोटा सा एक मेढक था जो कि बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने लगा और वह लगातार ऊपर के बढ़ता गया। अंत में खंबे के ऊपर पहुंच गया दोस्तों और उस रेस का विजेता बन गया। उसी जीत को सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेढक ने उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने तो असंभव काम को कैसे कर दिखाया। भला तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति कहाँ से मिली, जरा हमें भी तो बताओ, तुमने जो विजय कैसे प्राप्त किया। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वह तो बाहर है। फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि हमारे अंदर जो अपना जो लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत जो होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूदा नकारात्मक जो होते हैं, नकारात्मक की वजह से खुद को कम अंक बैठाते हैं और हमने जो भी बड़े बड़े जो सपने देखे हैं ना होते हैं, वो पूरे किए बिना अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। आवश्यकता ये होती है कि इस बात को हम अपने कमज़ोर बनाने के लिए हर तरह से आवाज़ के प्रति बहारें और एक ऐसा हर एक दृश्य को प्रति आंधे हो जाएं और तब तक सफलता का शिखर पहुंचने तक कोई नहीं रोक पाएगा, समझ रहे। तो मेरी ताकत यही है। चलो एक और स्टोरी साथ में लेता हूँ कि जापान में कहा जाता है ना, एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय जो ओकिया जो जूडो सिखाने में बहुत ही शौकीन था। एक बचपन में एक दुर्घटना से बायां हाथ जो उसका कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सिखाने के लिए आज्ञा नहीं देते थे, पर वह खड़ा होकर वो उसकी निंदा जिससे बढ़ती ही जा रही थी। अर्थात माता पिता को झुकाना ही पड़ा और वो ओकिया के नज़दीकी शहर में एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु को यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब वो ओकिया को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि बिना बायां हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, भला तुम लड़कों को मुकाबला कैसे करोगे। जोर से बोल के समझ रहे हैं, बायां हाथ ही नहीं तो कैसे मुकाबला कर पाएगा। तो ये भी आश्चर्य वाली बात है दोस्तों। तो यह बताते उन्होंने क्या किया, अपना काम किया। ओकिया ने कहा कि तुम्हें बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभी को हारना और एक दिन खुद को सुसाइड मास्टर बनाना। गुरु इसी सिखाने का दृढ़ इच्छा शक्ति को काफी प्रभावित हुए और बोले कि ठीक है, तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसे दृढ़ से विश्वास रखोगे। तो ओकिया ने सहमति गुरु के समक्ष अपने सर को झुका दिया और गुरु के एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकिया भी एक अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था और कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दाव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी इसे एक किक का अभ्यास कर रहे हैं जो उसने शुरू में सीखी थी। ठीक है, उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हो, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो क्या मुझे वो चीज़ें नहीं सीखने चाहिए। तो गुरुजी बोले, तुम्हें बस एक ही किक महारत हासिल करने आवश्यक है, और वो आगे बढ़ गए। ओकिया को विश्वास हुआ और उसने अपने गुरु से पूर्ण विश्वास का एक वो फिर अभ्यास में जुड़ गया। समय बीतता गया दोस्तों, देखते देखते 2 साल गुजर गए और ओकिया ने उसी किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकिया को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूँगा, बाकी सभी ने नई नई तकनीकी परंपरागत होते रहेंगे। गुरुजी बोले, तुम्हें मुझसे यकीन है ना, अभ्यास जारी रखो। ओकिया ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी किक को अभ्यास जारी रखा। समझ रहे हैं, तभी जूडो सीखने वाले 8 साल के हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया, बोला, मुझे आपको ज्ञान देना था, अब मैं दे चुका हूँ। आप गुरु काल में परंपरा के अनुसार सबसे अच्छा शिष्य को चुनाव एक प्रति स्तंभों के माध्यम किया जाएगा, जो कि जिसमें विजय होने का वाले शिष्य को उपाधि को सम्मानित किया जाएगा। समझ रहे हैं, उसको सम्मानित भी किया जाएगा साथ में, उन्होंने ये भी बोला और प्रतिस्थापित आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकिया को उससे पहले मैच में हिस्सा लेने की आवाज़ दी। ओकिया ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले दो मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया और तीसरे मैच को थोड़ा सा कठिन था दोस्तों,
लेकिन कुछ समय के बाद विरोधी कुछ क्षणों के लिए अपना जो कहा जाता ना ध्यान उस पर हटा दिया, और ओकिया तो मानो तो उसी मौके का इंतजार था। अपने इस अचूक किक के विरुद्ध ऊपर जमा दी और अपने नाम लिया। अभी भी सफलता के अक्षर कहा जाता ना कि पड़े, जो ओकिया ने फाइनल को अपनी जगह बना ली थी। इस बार विरोधी ने कही कि ताकतवर अनुभव को विशाल एक देखकर ऐसा लगता था दोस्तों कि ओकिया ने एक सामने 1 मिनट में टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ, समझ रहे, मैच शुरू हुआ। स्टार्टिंग में विरोधी ने ओकिया तो भारी पड़ गए थे। रेफरी के मैच रोक दिया, विरोध में विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच शुरू से हुआ। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकिया का काम अंक रहा, और इसी दम के उसने एक भरी गलती कर दी और अपने गार्ड छोड़ दिया। ओकिया ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल के जो जिसमें किक की प्रैक्टिस की थी उसी पूरी ताकत को सटीकता के साथ विरोध को ऊपर चढ़ा दिया और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। और किक में ही इतनी शक्ति थी कि विरोधी को एक मूर्छित हो गया और ओकिया के विजेता घोषित कर दिया गया। मैच को जीतने के बाद क्या है ना, ओकिया ने गुरु से पूछा कि सेंसे, भला ही मैंने एक प्रतियोगिता सिर्फ एक मुंह सीख कर कहीं कैसे मैंने जीत ली? तुम तो वजह से जीते हो। गुरुजी ने उत्तर दिया कि पहला, तुमने जूडो का एक सबसे कठिन किक का अपनी एक मास्टरी कर ली, और शायद इसी दुनिया में कोई भी एक किक इतनी दक्षता से पार कर पाएंगे। और दूसरे को इस किक को कहा था ना बचाने का एक ही उपाय है, वह एक विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पे गिराना। ओकिया समझ चुका था कि आज उसी की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट स्टोरी था मित्रों। कहा जाता है ना कि ह्यूमन बीइंग जो कहा जाता है ना, उनका मतलब यही है, उनका कहने का मतलब। इनफैक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। इन्फ्रेक्शन कहा जाता है ना कि आप में बुरी नहीं होती है, बुरा होता है आप में, उसमें डील होता है, डील करने का तरीका होता है दोस्तों। अगर ओकिया चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना तो होने का रोना रोकर भी एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, ठीक है, लेकिन उसने क्या इस वजह से कभी खुद हीन का महसूस ही होने नहीं दिया, और उसने अपने आप को सकारा कि दृढ़ इच्छा और यकीन चाहिए, जितना अंदर की इच्छा होती हो। भगवान उसकी मदद में कोई ना कोई गुरु भेज देता है, ठीक है। ऐसे गुरु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसको सबसे बड़ी ताकत बनाकर उसे सपने साकार कर सकता है। इतना स्टोरी है, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी था। चलो फिर एक और स्टोरी आप सुनाता हूँ मैं अभी आपको। लकड़ी का कटोरा, ठीक है। स्टोरी ऑफ द मॉरल वैल्यूज है, इन द स्टोरी ऑफ द मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का हिंदी कहानियां है, ठीक है। इसमें क्या है, एक वृद्ध में व्यक्ति अपने बहू और बेटे को यहाँ सहारा रहने गया था। उम्र में उसमें कहा जाता है पड़ाव को अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे, दिखाई में कम देते थे। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरी परिवार उसके 4 वर्षीय पोते के साथ वो डिनर टेबल पर खाना खाते थे, ठीक है। लेकिन वृद्ध होने के कारण वो व्यक्ति को खाने को बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने और चम्मच को निकल कर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पोसा में गिर जाता था। बहू बेटे 1-2 दिन या सब सहन करते थे कि उन्हें पिता उस काम को चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे? इस चीज़ों को नुकसान होते हुए भी हम नहीं देख सकते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज पर कमरे के कोने में लगा दिया और बूढ़े पिता को वहीं अकेले में बैठकर अपने भोजन करना था, और ताकि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया, तभी वह बर्तन टूट फूट जा सकते थे। बाकी लोग पहले तरह से ही आराम में बैठ कर खाते थे। जब भी कभी कभार उसके बुजुर्ग की तरफ से देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। देखकर वह बहुत बेटे का मन में नहीं पिघलता और उनकी छोटी छोटी गलती को ढेरों बातें सुना देते। और वहाँ पे बैठे बालक भी ये सबको बड़े ध्यान से देखते और अपने को मस्त रहते, ठीक है। एक रात कहा जाता है कि खाने से पहले उसके छोटे बालक उसके माता पिता के जमीन पर बैठकर कुछ करते और देखते। तुम भी क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आपके लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा था ताकि तुम बड़ा हो जाओ और आप लोगों से उसे खा सको। और वह पुनः अपने काम को लगा गया और उस पर अपने माता पिता को बहुत गहरा असर हुआ
और उनके मुंह का एक भी छद भी नहीं निकला। आंखों के आंसू, कहा जाता ना, आंसू बहने लगा। वे दिनों बिना बोले समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। वो रात में अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले गए और फिर कभी उनके एक अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक को क्या कहते हैं, मॉरल भेज देने के बाद अपने कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। असल में शिक्षा शब्दों का क्या है कि कर्मों को छुपी होती है। दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो और सबका सम्मान करो, और खुद उसके उलट व्यवहार करते हैं और बच्चे भी वैसे ही करना सीखते हैं। इसलिए कभी भी उन पे पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। कल ही आपकी संतान आपके लड़की के कटोरे को तैयार करने लगेगा। सलाह लेकर संभल कर करें, उनका यही का नाम था। कि मनुष्य का कहा जाता है ना कि मनुष्य का जो सामाजिक एक प्राणी है, जो कि लोगों को समूह के बीच में रहते हैं। एक समूह को कई तरह से रिश्तों को निभाना और कुछ रिश्ते के निरस्त होना, जबकि अधिकतर रिश्ता क्या होता है ना कि न्यू शरीर को टिकी हुई होती है। और हम जो प्रोफेशनल रिलेशन बनाते हैं, जो अधिकतर आदान प्रदान कहे या एक दूसरे को पहले व्यक्ति को फायदा बुनियाद पर टिके होते हैं। ठीक है, हम यही कह रहे हैं कि सभी रिश्तों को पीछे व्यर्थ होता है, लेकिन आज की दुनिया में अधिकांश इंसान जो है ना कि अपना फायदा देखकर ही रिलेशन बनाते हैं। दोस्तों ने ऐसा कई बार होता है कि हम किसी सुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी राय की ज़रूरत पड़ती है, और हम अपने आसपास के लोगों के बारे में सलाह का मशवरा करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राह हमें भी रास्ते पर मार्ग दिखाती है, तो हमें ज़्यादा से हमारे नुकसान का सबक बन जाता है। अगर आप माता पिता के भाई बहन, सच्चा दोस्त और निश्चित रिश्तों को, जो कि आप सारी राय जो होता है ना, सारी राय को छोड़ देते हैं, तो ताकि अधिकार का समाज में जो वर्क प्लेस जो होता है ना, वर्क प्लेस में लोगों की सलाह को ले जरूर है, पर अपने विवेक को भी बनाए रखें। क्योंकि कई बार ऐसा सलाह देने वाले जो स्वार्थ उनकी सलाह को छुपा रहते हैं, इसलिए सुनकर भी सबकी मन में जो अपने जो विवेक का अंतरात्मक कि एक बार एक आदमी अपने छोटे बालक को एक घने जंगल में ले जाता है, तभी रास्ते में एक बालक का प्यास लगती है। ठीक है, उसने पानी पिलाने को पिता को उसी नदी पर ले गया। नदी के पानी पीते अचानक बालक पानी में गिर गया और डूबने लगा, उसके प्राण निकल गए। और वह आदमी क्या कहना कि वो आदमी जो बड़ा था, जो तो दुखी हुआ और उसने एक सोचा कि अरे इसे घने जंगल में एक बालक की अंतिम क्रिया के किस प्रकार मैं करूं। तभी उसको एक रोना सुनकर एक गिद्ध वहाँ पे, सियार नदी, एक कछुआ वहाँ पर आ गए और उसे आदमी को सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी ने परेशान होकर जानकर अपनी सलाह देने लगे। और सियार का जो लार है लटकते हुए कहा कि ऐसा करो, एक बालक के शरीर को इस जंगल से ही किसी चट्टान से ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता उसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध ने उसे खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती तो उसका जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो कि किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो, ताकि सूरज की गर्मी से उसका अंतिम गति को अच्छी हो जाएगी। उन दिनों बातें सुनकर तो कछुआ भी अपने भूख को छुपाते हुए बोल नहीं पाया और अपने इन दोनों को बातों को मत आओ, इस बालक ने जान पानी में हो गई है, इसलिए इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद कहा जाता ना कि तीनों ने अपने कहा कि अनुसार एक आदमी को एक जोर डालते जानने लगे। तब उस आदमी को अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों कहा जाता ना कि तीनों को सहमति भरी सलाह में, मुझे तुम्हारे स्वार्थ को गंध आ रही है और सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि वो आराम से खा जाए। बस गिद्ध और किसी पेड़ पर बालक के शरीर को इसलिए रखना सलाह दे रहा था ताकि सियार के कछुए को जब भी बच जाए तो आराम से वो दावत पे आ सके। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, क्योंकि इसलिए नदी के दावत में इंतजार कर रहे हो कि तुम सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन इस बालक के शरीर में आगरी संपत्ति करूंगा, ना कि तुम्हारे भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर जो तीनों अपना मुंह लेकर वहां से चले गए। और दोस्त, यह भी नहीं कह रहे हूँ कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ भली सलाह ही देगा, लेकिन आज इस कॉम्पिटिटिव युग में क्या है ना कि अगर हम अपने विवेक की छलनी को किसी सलाह से छान ले तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात पर पूरी तरह से सहमत ना हो, अब पर कहीं ना कहीं आज युग में यह भी सोच रहा है कि मैं नज़दीक रहते हुए भी दोस्त ऐसे हैं जो मुझे ढिंढट से गलतियां अपनी। तो दोस्त ने जवाब बड़ी ही सीख से मिलती है। दोस्तों, प्रेरणा जो कहानी है ना, दोस्त का जवाब, बहुत कुछ समय पहले की बात है ना कि दोस्त जब बिगड़ इलाकों में होकर शहर जा रहे हैं तो गर्मी बहुत अधिक होने के कारण बीच बीच में क्या कि रुकने और आराम करते हैं। उन्होंने अपने एक साथ खाने पीने
कुछ चीज़ें रखी थी। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। खाने खाते दोनों ने किसी बात को लेकर बहुत बड़ी छिड़ गई, समझ रहे हैं। और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोस्तों, कहा जाता ना कि एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ ही मार दिया। थप्पड़ मारने खाने के बाद कहा जाता ना, दूसरे दोस्त ने चुप रहकर भी कोई विरोध नहीं किया, बस उतने पेड़ में एक टहनी उठाई और उसे मिट्टी में लिख दिया कि आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे थप्पड़ मार दिया, समझ रहे। बस उन्होंने एक वहाँ पे लिख दिया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने पूर्ण यात्रा शुरू किया और मन मुटाव, कहा था ना कि मन मुटाव के कारण वो बिना एक दूसरे से और बात को किए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक थप्पड़ खाए हुए दोस्त ने चीखने की आवाज़ आई और वो गलती दलदला फंस गया और दूसरे दोस्त ने तेजी से देखते हुए उसकी मदद की और वो दलदल में निकाल दिया। इस बार कहा था ना कि दोस्त ने कुछ नहीं बोला और उसने एक बार एक नुकीला पत्थर उठाया और एक विष लेकर पड़े ताने पर लिखने लगा, और आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मेरी जान बचाई। ऐसे करते हुए एक दूसरे मित्र ने कहा कि उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हारे पत्थर मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा था कि जब मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो तू पेड़ पे तने पर कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? जब कोई तकलीफ दे रहा है तो उसे अंदर नहीं बैठना चाहिए, समझ रहे हैं। क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरफ से एक तकलीफ हमारे, कहते ना, जहान से भला ही हो जाए, लेकिन जब कोई हमारे लिए एक अच्छा करे तो उतनी गहराई से अपने मन को बसा लेना चाहिए, तभी हमारे जहान को मिट सके। दोस्तों का जवाब आया था फूटा घड़ा। चलिए को मैं सोच रहा हूँ फूटा घड़ा कर हम, ये आधा घंटा हो ही गया, आधा घंटा और मैं कर हम सोच रहा हूँ कि आधा घंटा और मैं कर लेता हूँ। फूटा घड़ा बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कहानी था कि एक किसान रहता था, ठीक है। तो रोज भोर से उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था, समझ रहे हैं। तो एक काम के लिए वह अपने साथ ही 2 बड़े घड़े को ले जाता था, जिन्हें वो डंडे से बांधकर अपने कंधे पे लटका लेता था। और उसमें एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ आता था और दूसरे में एकदम सही था, ठीक है, एकदम सही था। एक वजह से क्या है कि रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी में बच पाता था। ऐसे में क्या है कि 2 सालों तक चलता रहा था, ठीक है। और सही घड़े ने इस बात का घमंड था कि वो पूरा पानी घर पहुंचाता था और उसे अंदर में कोई कमी नहीं थी। और वो दूसरा तरफ से फूटा घड़ा बस शर्मिंदगी करता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता था। किसान ने मेहनत बेकार चली जाती थी और फूटा घड़ा को बस सोच वो बहुत परेशान रहने लगा था। और एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने किसान से कहा, मैं खुद शर्मिंदगी हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि घड़ा ने बोला कि उसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदगी हूँ, क्योंकि वो आधा फूटा हुआ था। क्योंकि किसान ने पूछा कि तुम किस बात की शर्मिंदगी हो? तो शायद आप नहीं जानते कि एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए उसमें आधा ही पहुँचा पाता हूँ। तो मेरे अंदर में बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से मैं आपकी मेहनत को बर्बाद होती है। ये तो फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े को बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, चाहता है कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसे ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया और ऐसे करने से उनकी आदती कुछ दूर तक हुई, पर घर पहुंचते ही उसने फिर से उसके अंदर से एक आधा पानी गिर चुका था और मायूस होकर वो किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने फूल थे ना बस तुम्हारी तरफ ही थे और सही घड़े की तरफ तो एक भी फूल नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा ही तुम्हारे अंदर जो कमी जो है ना, कमी को जानता है और मैंने उसका जो कहा था ना, उसका जो लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ से जो रास्ते में रंग बिरंगे जो फूल के जो बीज थे ना, बीज बो दिए थे और तुम रोज थोड़ा थोड़ा सा करके उन्हें सींचते रहे थे और पूरे रास्ते में जितना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी की वजह से क्या है ना, इस फूलों को भगवान के अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर में सुंदर बना पाता हूँ। तुम्हें जो सोचा है कि अगर तुम जैसे वैसे ही नहीं होते, भला क्या मैं सब कुछ कर पाता। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, समझ रहे हैं, बिल्कुल कोई ना कोई कमी होती है, या यही कमी एक अनोखा बनाती है। उस किसान के तरह भी हमें भी हर किसी को एक कहता ना कि जैसे है वैसे ही स्वीकारना चाहिए, उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब वो ऐसा करेगा तब वो फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े को मूल्यवान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। उनका यही कहना था, अब जब वैसा ही करोगे तब जो फूटा हुआ जो घड़ा है ना, अभी अच्छे घड़े का मूल्यवान हो जाएगा, वो अच्छे में प्राइस मूल्यवान में पड़ जाएगा। चलिए दूसरा कहानी सुनाता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा प्रेरित हुआ होगा। तो एक हाथी और 6 अंधे व्यक्ति, समझ रहे हैं,
एक एलिफेंट है और 6 मैन है। हाथी और 6 अंधे व्यक्ति जो आँख से जो ब्रांड नहीं दिखाई देता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में क्या कि 6 अंधे आदमी रहते थे। ठीक है, एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि अरे आज गांव में हाथी आया है। तो उन्होंने आज बस तो हाथी कहा जाता है ना 6 और अंधे व्यक्ति का जो मैं अभी स्टोरी बताने वाला था आपको इसमें। ठीक है, हाथी और 6 अंधे व्यक्ति का कहानी है, जो बहुत समय पहले की बात है, आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, किसी गांव में क्या है कि 6 अंधे आदमी रहते थे। ठीक है, और एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि अरे आज गांव में हाथी आने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने आज तक बस एक हाथियों के बारे में सुना था कि कभी छू कर भी महसूस नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने निश्चय किया था कि भले ही हम एक हाथी को देख नहीं सकते हैं, पर आज हम सब चलकर उन्हें महसूस तो कर सकते हैं ना दोस्तों। तो ना फिर उन्होंने सब उस जगह पर तरफ बढ़ चले और जहां हाथी आए हुए थे। ठीक है, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ। कहा जाता है ना कि सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। ठीक है, और मैं समझ गया था कि हाथी एक खंबे की तरह होता है। ठीक है, और पहले व्यक्ति ने हाथी को पैर को छूते हुए कहा अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा, पकड़ते हुए कहा कि मैं बताता हूँ कि पेड़ के तने की तरह है। तो दूसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा अरे तुम लोगों को क्या बात कर रहे हो, हाथी तो बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए भी सभी को समझाया नहीं नहीं नहीं, ये एक दीवार की तरह है। और पांचवें व्यक्ति ने पेट पे हाथ रखते हुए कहा ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात को रखी और फिर सभी ने, कहा जाता है ना कि आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने लगे। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा कि मानो वो आपस में लड़ पड़ेंगे। और तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उसने पूछा कि क्या बात है, तुम सब आपस में क्यों झगड़ रहे हो? हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात को व्यक्तित्व को समझाया। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात को शांति से सुनी और बोला कि तुम सब अपनी अपनी जगह पे सही हो और तुम्हारे वर्णन इसलिए तुम्हें सबने हाथी को अलग अलग भाव से छुआ है, पर देखा जाए तो तुम लोगों जो भी कुछ भी बताया सभी की बातें हाथी का है ना वर्णन से सही बैठती है। अच्छा ऐसा है कि सभी ने एक के साथ उत्तर दिया हो, बाद में उसके बाद विवाद नहीं हुआ हो और सभी खुश थे और वो भी सभी सच कह रहे थे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी बातों को लेकर अड़ जाते हैं। हम ही सही हैं और बाकी सब गलत है। लेकिन संभव है कि हम एक सिक्के के एक पहलू हैं। हम एक सिक्के के एक पहलू के दिख रहा है। ठीक है, सहलू के एक पहलू के दिख रहा हो और उसके अलावा कुछ ऐसा तथ्य हो जो सही हो, इसलिए हम अपनी बात को रखनी चाहिए पर दूसरे के बात को सब्र से ही सुननी चाहिए और कभी भी बेकार को बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीकों से बताया जा सकता है। तो जब अगली बार हम ऐसे ही किसी का बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से में किसी और के पास है। समझ रहे हैं? तो यही आपको मैं बताया जाता है बंदर और सुगारी। समझ रहे हैं? बंदर और सुगारी की बात बता रहा हूँ, बंदर और सुगारी। ठीक है, सुंदरवन में कहा जाता है ठंड के दस्तक से दे रही थी, तभी वहाँ सभी जानवर आने वाले कठिन जो मौसम के लिए तैयार हो रहे थे। एक सुगारी जो चिड़िया होती है ना, सुगारी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल उस तरह से अपने लिए एक शानदार घोंसले तैयार किया करती थी। ठीक है, अचानक होने वाली बारिश के ठंड से बचने के लिए उन्होंने चारों तरफ से क्या कि घास फूस से ढक दिए थे। ठीक है, बस कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक से बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश में ठंड से बाढ़ गई और सभी जानवर अपने घरों की तरफ भागने लगे और सुगारी तेजी से देखते हुए अपने घोंसले के वापस आ गई और आराम करने लगी। उसने आए भी कुछ कहा था ना, कुछ वक्त बीता हुआ था। एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगारी के बंदरों को देखते देखते कहा कि तुम इसे होशियार बने फिरते हो ना, भला ही ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर में कहा कि गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुप ही रह गया। पेड़ के आड़ में आके बचने के लिए प्रयास करने लगा।
थोड़ी देर बाद शांत रहने के बाद सुगारी ने फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस बिता बिता दी, अच्छा होता कि हम एक घर बना लेते और एक कहते ना एक सुंदर से बंदर में घुसे में रहते हैं। एक सुन से बंदर में घुसे में रह कहा कि तुम अपने मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। मेरी सुगारी शांत हो गई और बारिश में रुकने का काम नहीं ले रही थी। हवाएं भी तेजी चल रही थी। बेचारे बंदर को कहा जाना ठंड से काँप रहा था और एक खुद को ठंड से भर सक कोशिश कर रहा था कि ये सुगारी को मानो तो उसने छोड़ने का कसम ही रखी थी। कि फिर बोली, काश में तुमने थोड़ी सी अकल दिखाई होती तो आज ये हालत। सुगारी के अपने आप अपनी बात को ख़त्म की और इधर बुखलाए हुए बोले, एकदम चुप, अपना यह बार बार फुसफुसाना बंद करो या ज्ञान की बातें अपने पास रखो, पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगारी चुप हो गया। अब तक जो पानी जो गिर चुका था, बंदर बिल्कुल वहां से भीग गया था। ठीक है, अब बुरी तरह से काँप रहा था कि उसने सुगारी ने कहा कि नहीं, या फिर बोली उन्होंने कम से कम अब तो घर बनाना सीख लेना। इतना ही सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले ही घर बनाना नहीं जानता था, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छी तरह से आता था। कहते हुए उसने सुगारी ने घोंसले के तहस नहस कर दिया और सुगारी ने बंदर की तरफ बेघर चुकी होकर ठंड से काँप रही थी। और दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने से बजाय उसे दुनिया भर की नसीहत देने लगते हैं। वैसे होने के नाते हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। हम एक शुभचिंतक के रूप में उसे एक अंध बार सलाह तो दे सकते हैं, पर उसकी किसी भी कमी के बारे में पूछना भी हमें सुगारी की चिड़ियों की हालात जो होती है ना पहुंच सकता है। इसलिए किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो करिए और उसे बेकार का उपदेश मत दीजिए आप लोग। ठीक है, भगवान बचाएगा, समझ रहे, भगवान बचाएगा। ये भी बहुत बड़ा स्टोरी है, भगवान बचाएगा। एक समय की बात है ना, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान को बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठ कर तपस्या किया करता था। उसका भगवान अटूट विश्वास था और गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, समझ रहे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गया। चारों तरफ पानी दिखाई दिया। ठीक है, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थलों की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज भी अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे थे, उन्हें उस जगह को छोड़ने के लिए सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ और मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमरा तक आ पहुंचा। इतने में वहां एक नाव गुजरी। मल्ला ने कहा, साधु महाराज, आप इस गांव के सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद क्या कि प्रचंड हो गया और साधु ने पेड़ से चढ़ना उचित समझा और वह बैठकर कई ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा और बचाव दल के लिए एक रस्सी लटकाया और साधु ने उस जोर से पकड़कर आग्रह किया। समझे, उस रस्सी को पकड़ के उन्होंने आग्रह ये किया कि पर फिर साधु ने बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरे भगवान ही बचाएंगे। मुझे तो मेरे भगवान ही बचाएंगे। उनकी
और उसने लोमड़ी के हमला हमला नहीं किया, बल्कि उसे एक खाने के लिए एक मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। यह तो घेर आश्चर्य है। शेर और लोमड़ी को मारने के बजाय उसने एक भोजन दे रहा था। ठीक है, शिक्षुक अपनी आंखों में भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए अपने अगले दिन वहां फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज वैसे ही हुआ। शेर ने अपने शिकार के कुछ हिस्से लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान अब होने का प्रमाण है। भिक्षुक ने अपने आप से ही वहाँ जिसे पैदा करते थे उसे रोटी का इंतजार करा देते हैं। आज मैं इस लोमड़ी को इस तरह से ऊपर वाले के दया पे जीऊंगा। ईश्वर ने मेरे ही भोजन के लिए व्यक्त करेगा। और ऐसे ही सोचते हुए वो एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। समझ रहे, वीरान जगह पे जाकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। फिर पहला ही दिन बीता, कई वहां से नहीं आए। और दूसरा दिन उन लोगों ने उधर से गुजर कर भिक्षु की तरफ से किसी को भी ध्यान नहीं दिया। और इधर कहा जाता है कि बिना कुछ खाए पिए वो कमजोर होता रहा। और इसी तरह से कुछ दिन बीत गए और उन्होंने सही राही की ताकत की खत्म हो गई और वो चलते फिरते लायक भी नहीं रहे। इसकी हालत बिल्कुल मृत्यु हो गई, कहने मृत्यु व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। और एक महात्मा उधर से गुजर के भिक्षु के पास पहुंचे और उनसे अपनी सारी कहानी का कहता है कि महात्मा ने सुनाई और बोला कि अब आप भी बताइए, भगवान इतना निर्दय कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम तो ये क्यों नहीं समझ पाते कि भगवान तुम्हें इसे शेर की तरह बनाते हैं, देखना चाहते हैं, लोमड़ी की तरह नहीं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा ही कई बार होता है। हमें चीजें तो किसी तरह से समझनी चाहिए, विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर को हमें सभी अंदर का कुछ ना कुछ ऐसे शक्तियां दी है जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है कि हमें उन्हें पहचाने, उन्हें भिक्षु के स्वभाव से उन्हें उसकी गलती का एहसास कराए। महात्मा जो भी हमें खुद को चौकन्या रहने चाहिए और कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी को नहीं बना सकते हैं। उनका यही का नाम था, मंदिर की पुजारी। मंदिर की पुजारी भी अच्छा था, लेकिन आखिरी उपदेश भी बहुत अच्छा एक चैप्टर था। ठीक है, मंदिर के पुजारी भी पढ़ा लेते हैं, ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर था। मंदिर की पुजारी। एक दिन की बात है, नक्समती व्यापारी ने सदैव अपने गुरु परमाश करके कुछ शिष्य समक्रम किया। गुरु से बोला, गुरुदेव अपने गांव के पीछे जरूर छोड़ आया हूँ। हर समय मुझे लगता है कि वहाँ एक ऐसा देवालय बनाए जिसमें देव पूजन के साथ भोजन का व्यवस्था भी हो। अच्छे संस्कार लोगों को संस्कार दिया जाता है, अस्त्र शस्त्र मिले, तने ढके रोगियों को दवा चिकित्सा मिले, बच्चों को धर्म स्थित मिले। सुनते प्रति केवल अपने मंदिर को अपने भगवान के व्यापारी और सुझाव प्रसाद आए और उनसे 2 मंदिर और एक गांव को और दूसरे को नगर को जहां वो परिवार के साथ रहता है वो बनवा दे। ठीक है, उनके समझ में नहीं आया वो वैसा ही क्यों ना हो। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था स्टोरी। ठीक है, इसलिए मैं पेज को थोड़ा आगे करता हूँ। घमंडी कौवा, ये कुछ अच्छा लग रहा है पढ़ने में। घमंडी कौवा के बारे में पढ़ते। ठीक है, हंसो और एक झुंड में समुद्र तट के ऊपर गुजर रहा है। उसी जगह पर कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। ठीक है, हंसो और अपेक्षा भारी नजरों से देखा और तुम लोगों को कितनी अच्छी उमड़ भर लेता है। कौवा मजाक से लहज में बोला कि तुम लोग कर रहे क्या कर सकते हो? बस अपना पंख फड़ाकर उड़ना भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह से फुर्ती उड़ सकते हो? मेरी तरह से हवा में काबिलियत दिखा सकते हो? नहीं ना, तुम तो ठीक जानते हो ना। नहीं, उड़ना भी किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे इस बात घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात को घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई मेरा मुकाबला कर सकते हो तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। मुझे घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई मुकाबला कर सकता है तो मेरे सामने आए, मुझे हरा दे। एक हुआ नरहंस कौवे ने चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता के 2 चरण में होगी। पहले चरण में कौवा ने अपने कर्तव्य दिखाएंगे, हंस को वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवा ने हंस को कर्तव्य दोहराने होंगे। प्रतियोगिता ने शुरू किया। पहले चरण की शुरुआत में कौवा ने एक से बढ़कर एक काबिलियत दिखाई। वही कभी गोल गोल चक्कर खाता, कभी जमीन पे छूते हुए ऊपर उड़ जाता है। वही हंस ने भी एक मुकाबला
कुछ खास नहीं पाया। कौवे ने भी उस बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, मैं तो पहले से ही कर रहा था, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं आता। नीति शिक्षा नीति इस कहानी के अपने बच्चों को जरूर सुनना चाहिए। ठीक है। नीतिक शिक्षा देती है इस कहानी का अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। ठीक है। फिर दूसरे चरण में शुरू हुआ। हंस और उड़ने भरने समुद्र की ओर तरफ उड़ने लगा और कौवा भी उसे पीछे लिया। कमाल, यह कौन सा कमाल दिखाया, भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया, पर चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वो जमीन के बहुत दूर तक होते गया और कौवे ने बड़बड़ाना कम कर दिया और कुछ देर बाद बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह से थक चुका था। इतना ही नहीं, जब उसने खुद को हवा में रखना मुश्किल हो चुका था, वो बार बार अपने पानी के करीब पहुंच जा रहा था और उस हंस से कौवा की स्थिति समझ रहा था। समझे? और उसने अचानक अनजान बनते हुए भी कहा कि तुम बार बार पानी को क्यों छू रहे हो? क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य है? और नहीं, कौवा बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, कभी घमंडी नहीं दिखाऊंगा। समझ रहे? उन्होंने बोला कि बचा लो, कभी घमंडी नहीं दिखाऊंगा। तो हंस और कौवा की दया आ गई और उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है और उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। तो कौवे ने अपने पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर चल पड़ा। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें भले ही पता ना हो, हर किसी को कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और उस विशेष बनती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो, यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो देर सवेरे हमें कौवे की तरह शर्मिंदा ना होना पड़ता। और एक पुरानी कहावत है ना कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाना है, अनजाने में आप कौवे की वह गलती तो नहीं कर रहे हो। 3 साधु की स्टोरी अब कहानी सुना रहा हूँ। 3 साधु। ठीक है। एक औरत ने अपने घर से निकली और उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी के 3 साधु महात्मा को बैठे देखा। उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्होंने कहा, मैं आप लोगों को पहचानती हूँ, बताइए क्या काम है? हमें भोजन करना है। साधु ने बोला, ठीक है, कृपया मेरे घर के पधारिए, भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तो औरत ने उत्तर दिया, तब हम अंदर नहीं आ सकते। तीनों ने, एक साधु ने बोला, थोड़ी देर पति घर वापस आ गया। उसे साधु के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपनी पत्नी को उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसे किया कि उस साधुओं को समक्ष गई कि बोली कि जो अब मेरे पति वापस आ गए हैं तो कृपया हम लोग घर में प्रवेश करिए। हमें किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं। साधु ने स्त्री को बताया कि ऐसा क्यों? औरत ने आश्चर्य से पूछा। मतलब औरत ने कहा था कि आश्चर्य से उसने पूछा कि ऐसा क्यों? तो जवाब में कहा जाता ना कि मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री मेरी दया की तरफ खड़े हो, साधु के नाम धन है। बाई तरफ खड़े हैं, साधु का नाम सफलता है। मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ, अपने पति से विचार विमर्श करो और तुम तीनों किससे बुलाना चाहते हो। यह देख औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बातें बता दी। पति बेहद खुश हुआ और वह अंदाज में, चलो जल्दी से धन को बुलाओ और उसे आने से धन दौलत भर आएगा, फिर कभी पैसे कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हम तुम्हारी बात पे सही है, इसमें से मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को बुला ही लेते हैं। पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए। अत्यंत निश्चय किया कि वो साधुओं के साथ कहेंगे कि धन की सफलता में जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने ग्रह साधु के सामने दोहराया। उसके बाद सुनकर कहा था ना, साधु ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे आप लोगों इस तरह से वापस क्यों जा रहे हो? औरत ने उन्हें रोकना और पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह से द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करते हैं, प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन और सफलता का बुलाता है वह वहाँ से लौट जाता है और जो अपने घर में प्रेम से वास चाहता है उसको यहाँ पे बारी बारी हम दोनों प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम का और धन का सफलता की कमी नहीं होती है, ऐसे कहते हुए धन का सफलता का नमक साधुओं को अपनी बात का पूर्ण कीजिए। दर्जी और सीख। ठीक है, दर्जी और सीख के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, दर्जी और सीख। एक दिन क्या, स्कूल में छुट्टी घोषणा होने के कारण एक दर्जी के बेटे ने अपने पापा के दुकान पे चला गया।
वहाँ जाकर उन्हें बड़े ध्यान से अपने पापा को काम पर करते हुए देखने लगा और उसने देखते हुए उसने पापा के कैंची से कपड़े को काटते हुए कैंची के पेड़ से पास टांग से दबाकर रख देते हैं। फिर सुनी हुई उसने सीते हैं कि सीने के बाद सुनी हुई अपनी टोपी पर लगा देते हैं। जब उसने उसी क्रिया के 4-5 बार देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने अपने पापा से कहा कि एक बात उसने पूछना चाहता था। पापा को कहा कि बेटा बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो बेटा बोला कि बाप बड़ी देर तक आपकी देख रहा हूँ, ठीक है, पर आपका पकड़ करते हैं। उसने बाद कैंची को पैर से नीचे दबा देता हो और सुई को पकड़ा सीने के बाद उसने टोपी पर लगा देता है। ऐसा क्यों? इसका जो उत्तर पापा ने उन्हें दिया 2 पंक्तियों में, मानो कि उसकी जिंदगी का सारा जो है ना समझ में आ गया। उत्तर था कि बेटा कैंची को काटने का काम करता था, सुई जोड़ने का काम करती है और काटने वाले की जगह हमेशा नीचे होती है, परंतु जोड़ने वाले की जगह हमेशा ऊपर होती है। यही कारण है कि सुई और टोपी को लगाता हूँ और कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ। पुरानी स्टोरी, पुरानी पेंटिंग, स्टोरी ऑफ द एम्यूजमेंट, प्रोत्साहन की कहानियाँ हैं। बहुत समय पहले की बात है कि 13वीं सदी में मशहूर पेंटर दंत में ग्लिविन को रेजेंट के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पहुंचा। उसके पास कुछ स्केच और डिजाइन की रेजेंटी दिखा रहे थे। राय जानना चाहते थे कि वो अच्छी हैं या कम से कम उन्हें देखकर कलाकार कुछ टैलेंट जान पड़ता है। रोजेंटी ने ध्यान से उन्हें ड्रैग्स को देखा और वहाँ जल्द ही समझ गया कि वो किसी काम की नहीं है और वो उसे बनाने वाले नहीं है। प्रकार आर्टिस्ट टैलेंट जो है ना उसके व्यक्ति में दुखी नहीं करना चाहते थे, पर साथ में वो झूठ भी नहीं बोल सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बड़ी सज्जन से उसे कह दिया कि ड्राइंग से कोई खास बात तो नहीं है। उनकी बात सुनकर व्यक्ति ने थोड़ा सा निराश हुआ, लेकिन शायद वो पहले से ही ऐसी उम्मीद कर रहा था। उसने रोजेंटी को उनका समय लेने के लिए काफ़ी माफ़ी मांगी और अनुरोध किया कि यदि संभव हो सके तो एक आर्ट स्टूडेंट द्वारा बनाई गई एक कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी देख लें। रोजेंटी तुरंत तैयार हो गए और एक पुरानी फाइल को लगी कृति को देखने लगे। उन्होंने अपने खुश को जाहिर करते हुए कहा कि वे पेंटिंग की बड़ी अच्छी है, इस नौजवान को बहुत टैलेंट और उसके हर तरह से प्रोत्साहन दीजिए। यदि वो इस काम को लग रहा था तो थोड़ा सा मेहनत जरूर है, कोई शक नहीं है कि वो एक दिन में महान पेंटर बनेगा। रेजिंटा की बात सुनकर हर व्यक्ति की आंखें भर आई। कौन है वो नौजवान जो उसने रेजिंटा से पूछा कि तुम्हारा बेटा? नहीं, ये तो एक 30 साल का पहले का है। काश उस समय किसी आपकी एक तरह एक प्रोत्साहित किया तो होता तो आज मैं पछताने की जगह एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट वैसे ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे अंदर वेस्ट बाहर लेकर आती है, लेकिन और अच्छे करने के लिए एक मोटिवेट करती है। एक किसी को भी ले लें, या अगर मैं बात हज़ारों लोगों को मिल 1000 के कमेंट को मेनू को कर दूं तो शायद वो साइट आज जितनी भी है उसकी आधी भी नहीं होती हो। वो लोग तो क्या करते हैं, बस कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं। वे निश्चित कर सकते हैं कि जब किसी ने हमें जीनियस इंजोर्स करने का मौका मिले उन्हें जरूर इंजोर्स करें। ठीक है, गुब्बारे वाला, ठीक है। अभी कुछ लगता है कि 1 घंटा हो गया है इस वीडियो का, लेकिन मैं थोड़ा सा और बस 15 मिनट और कर लेता हूँ। गुब्बारे वाला, एक आदमी गुब्बारे बेच के जीवन को यापन करता है। ठीक है, गांव वाले आसपास लगने वाले हाटों को जाते हैं, गुब्बारे बेचते हैं। बच्चों को लुभाने के लिए हर तरह के गुब्बारे रखते हैं। ठीक है, लाल, पीले, हरे, नीले। जब भी कभी उसे लगता है कि बिक्री कम हो रही है तो झट से गुब्बारे का हवा छोड़ देता और जिसे उड़ता देखकर वो खुश होकर गुब्बारे को खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसी तरह एक दिन भी हाट में गुब्बारे बेच रहा था। बिक्री बढ़ने के बीच में गुब्बारे उड़ रहा था। ठीक है, पास ही खड़ा एक छोटा सा बच्चा उस बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रहा था। ठीक है, और इस बार जैसे ही गुब्बारे वाले ने एक सफ़ेद गुब्बारा उड़ाया तो तुरंत उसके पास पहुंचा, मुसीबत से बोला कि अगर आप काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो ऊपर जाएगा? तो गुब्बारे वाले ने थोड़ा सा अचानक साथ हुए बोला कि हाँ बिल्कुल जाएगा। बेटा बोला, गुब्बारे के ऊपर जाना है तो बस नहीं निर्भर करता है कि वो किस रंग का, बल्कि वो किस पर निर्भर करता है कि उसका अंदर क्या है। फ्रेंड, ठीक उसी तरह से हम इंसानों में भी लिए भी बात लागू होती है कि अपने लाइफ में अचीवमेंट करेगा और उसके बाहरी जो रंग होता है ना, रंग रूप पे नहीं डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या है। अंततः हमारे एटीट्यूड और हमारा एटीट्यूड को डिसाइड करता है।
समझ रहे ना, इनका बात यही था। बहुत अच्छा उन्होंने बताया, ठीक है। अभी 5 मिनट है। अच्छा साहब, अब मकड़ी और चींटी और जला, ठीक है। मकड़ी, चींटी और जला का काम पूरा करने में सीख देती है, प्रेरणा कहानी है, ठीक है। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाल बनाने के लिए विचार किया था, ठीक है। और सोचा कि उसे जाल में खूब कीड़े और मकड़ी फंसेंगे और उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने करीब 1 काने में पसंद किया और वहां जाल बनाना शुरू किया। और कुछ देर बाद आधा जाल बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर मकड़ी काफ़ी खुश हुई। वही अचानक उसकी एक नज़र एक बिल्ली पर पड़ी, जो कि उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी ने गुस्सा आ गया और बिल्ली को बोली, हंस क्यों रहे हो? हंस नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया कि यह मक्खियां नहीं है, यह जगह बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में। ये बात मकड़ी गले में उतर गई और उसने अच्छी सलाह दी कि बिल्ली धन्यवाद दिया और जाल अधूरा छोड़कर दूसरी तलाश लगने लगी, ठीक है। उसने इधर उधर देखा, एक खिड़की की नजर आई और उसने जाल बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद तक वहाँ जाल बनाती रही। तभी एक चिड़िया आई, उसमें मकड़ी में फंस गए। उड़ते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया ने समझाने लगे, अरे यह तो खिड़की की तेज हवा आती है तो तू तो जाल के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया ने जब ठीक लगी तो वहाँ से भी ले जाल के अधूरा का बनाकर छोड़कर उसने सोचने लगा। अब जाल बनाए और में काफ़ी बीत चुका था और जब उसने कहा कि मुख में लगे हुए उसने एक अलमारी में खोला दरवाज़ा देखा तो उसने उसी अपना जाल बनाना शुरू किया और जाल बनाकर वो अपने एक कॉकरोच में नजर आने लगे और जाल के अचानक भरे नजरों में देख रहा। मकड़ी ने पूछा, अरे इस तरह से क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला कि अरे ये क्या जाल बुन रहे हो, यहाँ तो बेकार ही अलमारी है। हमें भी यह पहाड़ी के कुछ दिनों के बाद इसे बेच दिखाएंगे, तुम्हारी सारी मेहनत जो है ना बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी भी वहां से हट जाने को बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने वाली काफी थक चुकी थी। उसने अंदर जाकर, कहा जाता ना कि बार बार प्रयास करने के बाद अंदर जाकर उन्होंने बनने के लिए ताकत जो है ना नहीं बची थी। भूख से वजह से वो परेशान थी, वो पछतावा से अगर वो पहले ही जाल बुना लेती तो अच्छा रहता। अब वह कुछ नहीं कर सकती, वह हालत में पड़ी हुई थी। जब मकड़ी ने लगा कि कुछ नहीं कर सकती, उस पर गुजर रही चींटी की मदद से आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी और तुम बार बार अपना काम शुरू करते ही दूसरे को कहने का थोड़ा अधूरा छोड़ देती थी और जो लोग उससे करते कि उसे हालात होती थी वैसे ही करते हुए एक अपने रास्ते में चले जाती। अब मकड़ी जो है ना पछतावा से पछताती हुई निडल पड़ते रहती। और दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कहा जाता है कई बार ऐसा होता है कि कोई काम आप लोग स्टार्ट करते हो, शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, लेकिन लोगों के कमेंट की वजह से उत्साह काम जो होता है ना होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बात में पता चलता है कि हम सफलता कितने नज़दीक थे तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। कितने सेब, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 7 साल का जो लड़की से मैथ्यू पढ़ रहे टीचर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और फिर एक सेब के दूं और फिर एक सेब दूं और तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? तो लड़की ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगली में जोड़ते हुए लगी 4। लड़की ने उत्तर दिया आया। टीचर थोड़ा निराश हो गया, लगा कि कोई बात नहीं, कोई भी बता सकता है कि शायद बच्चे को ठीक से सुना नहीं होगा। टीचर के मन ही मन सोचा कि उसने पूर्ण प्रश्न को दोहराया, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, फिर और एक और सेब दूं और फिर तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? तो लड़की टीचर चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वो खुश नहीं थी। वो पूर्ण अपनी उंगली को जोड़ते हुए लगी और सोचने लगी कि ऐसा क्या उत्तर बताऊं कि जिससे टीचर खुश हो जाए। और अब उसने दिमाग में आया नहीं था कि उत्तर सही है, बल्कि यह टीचर ही खुश हो जाए। उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसा ही उत्तर बताऊं। तो बाद में बहुत सोचकर बाद में उन्होंने संकोच करते हुए कहा कि 4। टीचर ने फिर निराश हो गए। इस बात को एक लड़की ने स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद था, उसने कहा कि सेब पसंद है ना, कारण वो अपना फोकस लूज कर दे रही हो। इस बार उसने बड़े प्यार से सोचकर साथ पूछा, अगर तुम्हें इस स्ट्रॉबेरी दूं तो क्या एक स्ट्रॉबेरी दूं या फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं तो तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉबेरी हो जाएंगे? टीचर ने खुश होकर देखा, लड़की खुश होकर गई। उसने उंगली में जोड़ने में उसने अब भी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर नहीं कोई चिंता तो उसके नया तरीका काम आ जाए। उत्तर देते हुए समय लड़की ने फिर थोड़ी झिझक से बोली, 3। टीचर खुश हो गया, इसके तरीका काम कर गया था।
उसे लगा कि अब लड़की समझ चुकी है कि अब वो उस तरह से किस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। अच्छा बेटा बताओ, अगर मैं तुम्हें 1 सेब दूं, फिर 1 सेब दूं, फिर 1 सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? पिछला सही होने की लड़की का एक आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने बिना समझे गवाए उत्तर दिया 4। टीचर क्रोधित हो उठा, और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? जरा मुझे समझाओ, 4 सेब कैसे हो जाएंगे? लड़की डर गई और टूटते हुए शब्द में बोली, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही 1 सेब थे। फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाले को जवाब हमने अनुकूल नहीं होता है, हम अपना टेम्परेचर लॉस कर देते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उसके जवाब के पीछे जो लॉजिक को समझें। विभिन्न माहौल का जो कल्चर होता है ना, पले बढ़े होने के कारण एक चीज को अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। इसलिए जब उंगली बार अपने कोई अटपटा जवाब देते हैं ना, तो एक बार जरूर सोचें लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आपके छुपे हुए सेब को तो नहीं देख पा रहे हैं। मजदूर और जूते की स्टोरी तो बहुत ही जबरदस्त स्टोरी होने वाला है। कहानी मजदूर और जूते की कहानियां है, स्टोरी है, उलझाने वाली इमोशनल कहानी है। ये लास्ट है, इमोशनल कहानी है जो होने वाला है। लास्ट क्या, थोड़ा 10-15 मिनट का और है स्टोरी। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार संबंध रखने वाले एक युवा शिक्षक के साथ कहीं टहलते निकलने, उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी से एक जूते उतार पड़े हैं। तो संभव है पास खेत में काम कर रहे हो गरीब मजदूर थे जो कि अपना काम खत्म करने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। शिक्षक का मजाक सूझा। उसने कहा कि गुरुजी, क्यों ना हम एक जूते को कहीं छिपाकर एक झाड़ियों के पीछे छिपा जाए। जब वो मजदूर उन्हें एक नहीं आकर घबराया, बड़ा मजा आएगा। शिक्षक ने गंभीरता से बोला, किसी के गरीब के साथ इस तरह सब भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इस जूते को कुछ सिक्के में डाल दें और कुछ छिपा कर उसे मजदूर को क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षक ने कहा कि ऐसा किया तो दोनों को पास में झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द से ही अपने काम को खत्म करके जूतों की जगह अपना पा लिया, और उसने जैसे ही एक पैर का जूते डाले और उसे किसी कठोर चीज की आभास हुई, उसने जल्दी जूते को हाथ से फिर देखा तो अंदर में कुछ सिक्के पड़े थे, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उसे पलट कर देखने लगा, और फिर इधर उधर देखने लगा, और दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्कों को अपने जेब में डाल दिया, और उसने दूसरा जूता उठाया और उसने भी सिक्के पड़े थे। मजदूर ने भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय का प्राप्त इस सहायता के लिए आपका अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। इसकी सहायता के लिए दयालुता कारण आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और भूखों के बच्चों की रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुनकर शिष्य की आंख भर आई, और शिष्य कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात अपेक्षा जूतों को सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने जो आज मुझे पाठ पढ़ाया है ना, उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैंने उन शब्दों का मतलब समझ गया कि जिन्होंने पहले कभी नहीं समझा पाया था, लेकिन लेने से अपेक्षा देना कहीं अधिक अंदर ही होता है। देने से अंदाज असीम को देना ही देवता है। दोस्तों, सचमुच कहा जाता है ना, जॉय ऑफ गिविंग बढ़ाकर कोई सुख नहीं है। हमें इस कहानी की शिक्षा लेते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर कुछ न कुछ दान देने चाहिए। जरूरतमंदों को हर संभव को मदद करनी चाहिए। पेड़ नहीं छोड़ता इसका मतलब क्या हुआ? एक बार कुछ कहा जाता ना कि एक व्यक्ति ने रोज रोज जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी आदत थी कि बड़े बड़े परेशान रहने लगे थे, समझने लगे कि बहुत कोशिश करने लगे गंदी आदतें छोड़ दे, लेकिन हर किसी को एक जवाब देते थे, मैंने एक आदत नहीं पकड़ी थी, आदत ने मुझे पकड़ रखा था। एक सचमुच वो आदत को छोड़ना चाहता था, 1000 कोशिश के बावजूद भी वह ऐसा नहीं कर पा सकते थे। परिवार वाले सोचे कि शायद शादी करवा देते हैं, वही आदत छोड़ दे। उसकी शादी करा दें तो कुछ दिन बाद ठीक चलकर फिर भी वह जुआ खेलने लगा। उसकी पत्नी अब काफ़ी चिंतित रहने लगी थी, और उसने निश्चय किया कि किसी न किसी तरह से अपने पति को आदत को छुड़वा कर ही दम लेंगे। एक दिन पत्नी ने किसी सिद्ध साधु महात्मा के बारे में पता चला, और वह अपने पति को लेकर उसने आश्रम पहुंच गए। साधु ने कहा, बताओ तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी क्या समस्या है? पत्नी ने दुखद पूर्वक सारी बातें साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज उसकी बातों को सुनकर समस्या में जड़ समझ चुका था, और समाधान के लिए उन्होंने अपने पति पत्नी को अगले दिन
सिर्फ इतना सा कर सकते हो कि दुख को बड़ा कर लो और गिलास मत बने रहो। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी था ये कि मैं आपको सुनाया। कहाँ छुपी है शक्तियाँ। एक बार देवताओं चर्चा हो रहे थे कि चर्चा भविष्य में मनुष्य को हर मनोकामना को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों को कहाँ छुपाए जाएंगे। सभी देवताओं ने इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। एक देवता ने अपने मत को रखा कि कहा कि इसे हम जंगल की गुफा में रख देते हैं, और देवताओं ने टोकते हुए कहा नहीं 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 नहीं, हम पर्वत की चोटी पे छुपा देंगे। उस देवता की बात ठीक पूरी भी नहीं हुई थी कि केवल कहने लगे कि ना तो तुम हम कहीं गुफा में छिपाएंगे, ना ही इसे पर्वत की चोटी में रखेंगे, इसे समुद्र की गहराई में छिपा देंगे। स्थान इसके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। सबकी राय खत्म हो जाने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा क्यों ना हम इस मानव के चमत्कारी शक्तियों में मानव मन को गहराई में छिपा दें। क्योंकि बचपन में उसका मन इधर उधर दौड़ता रहता था। मनुष्य ने कभी कल्पना भी नहीं की हो सकेंगे कि अद्भुत विचलित शक्तियों को उसको भीतर छिपी हुई हो सकती है, और उसे उन्हें बड़ा जगत में खोजता रहेगा। बात इतना बहुमूल्य शक्ति था कि हम उसे उसके मन की जो निचली जो तह को छिपा देंगे। बाकी सभी देवता ने इस प्रस्ताव को सहमत हो गए और ऐसे ही किया। मनुष्य के भीतर चमत्कारी जो शक्तियां होती है ना, भंडार छुपा दिया। इसलिए कहा जाता है कि मानव के मवन में ही अद्भुत शक्तियां निहित है। दोस्तों ने इसे कहानी सर एक मन में असीम ऊर्जा का कोष है। इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी व्यस्त नहीं है, लेकिन हर बड़े दुख की बात है कि स्वयं विश्वास नहीं होता है। उसे भीतर इतनी शक्ति विद्यमान है। हमें अंदर की शक्ति को पहचानिए और उन्हें पर्वत, गुफा और समुद्र के मत ढूंढिए, बल्कि अपने अंदर खोजिए और शक्ति को निखारिए। हथेलियों को अपनी आंखों में ढककर अंधकार को होने का शिकायत मत कीजिए। आंखें खोलिए और अपने भीतर झांकिए और अपने आप को शक्ति को प्रयोग कर अपना हर एक सपना को पूरा डालिए। चार आने का हिसाब। बहुत समय पहले क्या है कि चंदनपुर में एक राजा, एक बड़ा प्रतीप था। दूर दूर तक उनकी समुद्री की चर्चाएं होती थी। महल में हर व्यक्ति सुख सुविधा के वस्तु उपलब्ध पर थी, फिर भी अंदर में उसका एक मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों को, पंडितों को उसका कारण जानना चाहा। बहुत ही विद्वानों से मिला कि किसी ने, कहा जाता ना, किसी ने भी कई अंगूठी पहचानी, ठीक है, तो किसी ने यज्ञ करवाया, या फिर राजा ने दुख होकर दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। चार आने का जो हिसाब होता है ना, एक दिन भेष बदलकर राजा ने अपने राज्य के सैर पर निकला और घूमते घूमते वहां एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी और किसान ने फटे पुराने वस्त्र को धारण कर उन्हें एक पेड़ की छांव में बैठाकर भोजन कर रहा था। किसान ने वस्त्र देखकर राजा के मन में आया और एक किसान में कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। राजा किशन ने सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ और मुझे तुम्हारे खेत पर 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई मिली है। चूंकि मैं खेत तुम्हारे, इसलिए मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान ने कहा, ना 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 सेठ जी, यह मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें, किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की इस प्रतिक्रिया का राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला कि धन की आवश्यकता किसे नहीं होती है, भला ही आप लक्ष्मी को ना कैसे कह सकते हैं। सेठ जी बोले, मैं तो रोज 4 आने कमा लेता हूँ और मैं उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। और किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हो और उसमें भी उतने प्रसन्न रहते हो, यह कैसे संभव है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। सेठ जी, किसान बोले कि प्रसन्न होकर इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितने कमाते हो, आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन का उपयोग पर निर्भर करती है। तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हैं? राजा ने उपमास लहज से प्रश्न किया। किसान ने बेकार के बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया कि 4 आने में एक मैं कुएं में डाल देता हूँ और दूसरा मैं कर्ज में चुका देता हूँ और तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। तो राजा सोचने लगा कि उसे इस उत्तर में समझ नहीं आया। किसान ने उसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वह
वो पा चुका था। राजा ने अगले दिन सुबह बुलाकर उन्हें पूरे दरबार में काल में घटना को सुनाई और उसने किसान को एक कथन एक अर्थ पूछने लगा कि दरबारियों को अपने अपने तर्क पेश किए और कई राजा ने कहा कि संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान ने ही दरबार में बुलाने का निर्णय कर लिया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसने कल ही सभा का प्रस्ताव होने का निर्देश दिया। राजा ने किसान को उस दिन भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया। संपूर्ण पूर्वक दरबार में बैठा। मैं तुम्हारे उत्तर कब से प्रभावित हूँ। तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 किस तरह से खर्च करना चाहते हो? तुम इस प्रश्न के संतुष्ट रह पाते हो? तो राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हजूर, जैसे मैंने बताया कि मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार को भरण पोषण में लगा देता हूँ। ठीक है, उनका यही का नाम था कि एक आना जो है, एक आना मैं कुएं में डाल देता हूँ, मतलब यानी अपने परिवार को भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरा, मैं कर्ज में चुका देता हूँ, यानी मैं इसे अपने माँ बाप, वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा, उधार में दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं एक पैसे को बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे भी किसी को मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक और सामाजिक और अन्य आवश्यकता को कार्य में लगा सकूँ। वाह यार! राजा का अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा ने समस्या का समाधान जो हो चुका था, वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित के धन को सही से उपयोग करना होगा। मित्रों देखो, जाए तो पहले तो अपेक्षा लोगों को आमदनी बढ़ी, पर उसे अनुपात का प्रसन्नता भी बढ़ी। पैसों के मामलों में हम कभी भी न कहीं गलती कर रहे हैं। लाइफ में बैलेंस में बनना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और इससे इस्तेमाल कर ज़रूरत को गैर करना चाहिए। नहीं, भले ही हमें लाखों रुपया कमा लेते हैं पर फिर भी एक प्रसन्नता, एक संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त था दोस्तों। अब मैंने सोचा कि चलो इतना स्टोरी आप लोगों को मैंने सुनाया। आप लोग को मैं सफलता का जो सीक्रेट से लेकर मैंने जो स्टार्ट किया था, करीबन मैंने 15-20 स्टोरी इसमें सुनाया था दोस्तों। तो आई होप आप लोग को ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, आप लोग को पसंद आया होगा। तो मैंने सोचा था कि करीबन मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं थी, मैं सोचा कि चलो करीबन मैं 1-1.5 घंटा का एक वीडियो एक शूट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग को एक डिटेल्स, एक थंबनेल भी अच्छी तरह से एक बना दूंगा, क्योंकि थंबनेल में भी अच्छी तरह से आप लोग देख पाओगे। ठीक है, और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, क्योंकि ये मैं ब्लॉग में स्पेशली ब्लॉग के लिए बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मेरा वॉइस था तो मेरे वॉइस से मैंने बनाया, उसमें मेरा कॉपीराइट क्लेम भी नहीं लगेगा सामने। ठीक है, और आप लोग को आई होप आप लोग को पसंद आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, ब्लॉग के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें